Hello student, welcome back once again in our computer class where we are learning about Java programming. In this video, I am going to teach you about comments. What are the types of comments we are using in Java program? What are the use of the comment? Comments के क्या use हैं? Comments के कितने type होते हैं? और comments हालांकि एक बहुत छोटा टॉपिक है, एक बहुत ही छोटा टॉपिक होता है यहाँ पे कमेंट्स। 3 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, लेकिन कमेंट्स के साथ साथ आज कुछ नए टाइप के वेरिएबल्स भी सीखने को मिलेंगे और वी कैन से डेटा टाइप भी सीखने को मिलेंगे कमेंट्स के साथ साथ। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कमेंट्स तो सीखने को मिलेगा ही, साथ में कुछ वेरिएबल सीखने को भी मिलेंगे। अब होता है क्या, अभी जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग बात कर रहे थे स्टेटमेंट के बारे में अपनी ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में जो लाइव चल रही थी। स्टेटमेंट में हमने आउटपुट स्टेटमेंट को रीड किया। उसमें 2 ही टाइप के आउटपुट स्टेटमेंट हम यूज कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था, फिर इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्लोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इन दोनों में जो कंपैरिजन था, जो डिफरेंस था, वो यही था कि एलन में जो कर्सर होता है, जो ब्लिंकर होता है, वो नेक्स्ट लाइन में जंप कर लेता है और इसमें नेक्स्ट लाइन में जंप नहीं करता है। इसके बाद ही अगर हम सपोज एक आउटपुट और देंगे, एग्जांपल के फॉर्म में देखो, यहाँ पे मैंने ए लिखा है आउटपुट में, यहाँ पे बी, तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो ऐसे मिलेगा ए एंड बी। लेकिन अगर सपोज मैंने इसके बाद एक और अपना आउटपुट यूज किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, अब इस बी के आगे सी देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे रो ब्रेक नहीं होता है। तो हम अदर वर्ड्स में कहें कि एलएन का यूज हम क्यों करते हैं, तो हम कहते हैं कि रो ब्रेक करने के लिए कहते हैं। ये रो ब्रेक क्या है, कोई नया टर्म नहीं है, उसको रोज कहते हैं, और अगर नेक्स्ट लाइन में जंप हो जाए तो उसको ब्रेक कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट के ये 2 कमांड्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या इनका यूज होता है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कमेंट्स क्या होते हैं सर। व्हाट आर कमेंट्स? कमेंट्स शायद आप लोगों को आता हो जो 10th क्लास में है, लेकिन इसके साथ साथ वेरिएबल्स सीखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही वेरिएबल सीखने को मिलेंगे, तो एक कंबाइंड टॉपिक क्रिएट किया है अभी आप लोगों के लिए, जिसमें कमेंट्स तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वेरिएबल्स सीखने को भी मिलेंगे, कुछ नए टाइप के वेरिएबल्स। तो कमेंट्स होते क्या है बेसिकली? कमेंट्स स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जिनको कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर कर देते हैं। यस, इग्नोर कर देते हैं। जो लोग जावा में कमेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे तो वो कहेंगे ये क्या बकवास बात है, तो इसका यूज ही क्यों करना है अगर कंपाइलर इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका यूज होता है, अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन में यूज होता है। भाई हम अपना सपोज, मैं एक अच्छा प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, सपोज आई एम अ गुड प्रोग्रामर, और मैंने वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डेवलप किया है। अब कोई न्यू कमर आया जो अभी प्रोग्रामिंग को सीख रहा है, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाह रहा और वो सीखना चाह रहा है, तो उसको समझाने के लिए मैं कमेंट्स का यूज करूंगा। कमेंट्स का यूज करने के क्या होगा, मैं अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ साथ सेट ऑफ स्टेटमेंट कहें या सेट ऑफ फंक्शन कहें, सेट ऑफ स्टेटमेंट या सेट ऑफ फंक्शन के साथ साथ कुछ ऐसी लाइंस भी लिख सकता हूँ कमेंट्स के थ्रू
जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर रीड नहीं करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसका मतलब उनको इग्नोर कर देंगे। फायदा क्या मिला कि मैं इसके प्रोग्राम के साथ साथ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर सकता हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड कर सकता हूँ एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करता। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जिसको रीड ना करे, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स का यूज मोस्टली एक्सप्लेनेशन में यूज होता है, जब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम डेवलप हो जाता है और उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई वर्बल डिक्टेशन का रिक्वायरमेंट ना पड़े, जो लर्नर है वो प्रोग्राम को देख के ही समझ जाए। अगर वो देख के समझना चाह रहा है तो वहाँ पे मुश्किल है। जैसे भाई एक्सेल में देखते हैं हम कमेंट ऐड कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी होता है, कमेंट ऐड कर लेते हैं हम लोग। अब कमेंट को ऐड 3 तरीके से किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि कमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं बात कर लेते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। कुछ नए वेरिएबल सीखने को मिलेंगे, बार बार ये बात बता रहे हैं, जिन लोगों को ये आता है वो भी इसको पूरा देखें। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी जब हम इनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अभी सीखने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ये 3 तरीके के कमेंट यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट क्या करेगा, सिंगल लाइन कमेंट ऐसे शुरू होता है, ये डबल स्लैश इसको कह सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा होता है, 2 डंडे होते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे ये एक ही लाइन में रीड करेगा, अगले लाइन से ऑटोमेटिक हमारा प्रोग्राम को रीड करेगा, ठीक है। कमेंट एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट, इसको स्टार्ट करते हैं स्लैश स्ट्राइक के साथ, इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लाइन वगैरह जितने मर्जी उतने लिख सकते हैं, और एंड में इसको स्ट्राइक एंड स्लैश के साथ एंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सिंगल लाइन कमेंट कभी भी क्लोज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक ही ब्रेक हो जाएगा भाई। जैसे ये लाइन एंड होगा तो ये ऑटोमेटिक ही ब्रेक हो जाएगा। सिंगल लाइन कमेंट को एंड करने का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑटोमेटिक ही ब्रेक हो जाता है, भाई एक ही लाइन तो चलेगा तो उसको एंड क्यों करना है। मल्टी लाइन कमेंट बहुत सारी लाइंस में चलेगा, सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हैज टू बी नो दैट व्हाट शुड दे मस्ट बी इग्नोर्ड, कि उनको क्या इग्नोर करना है। तो कैसे पता चलेगा, जब ये ओपन होगा और क्लोज होगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बहुत ही कम लोग यूज करते हैं अगर डॉक्यूमेंट्री उसमें ऐड करना हो। इसका सिंबल क्या होता है हम बता देते हैं, स्लैश डबल स्ट्राइक। यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंट्री डाल देंगे, स्ट्राइक एंड क्लोज। तो इस तरीके से हम 3 कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अभी जो मैं कमेंट्स का यूज करके दिखाने वाला हूँ, एक प्रोग्राम के साथ दिखाने वाला हूँ, और उस प्रोग्राम के साथ साथ वेरिएबल्स भी सीखने को मिलेंगे। इसमें हमें वेरिएबल्स भी सीखने को मिलेंगे। तो अगर मैं कमेंट को एक समराइज वे में बताऊं कि एक कमेंट क्या है, एनोटेशन है, प्रोग्रामर के थ्रू इसको लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, सोर्स कोड में ही लिखेंगे, ध्यान दें भाई। बट इनका पर्पस होता है कि जो सोर्स कोड होता है, यानी कि जो प्रोग्राम है हमारे पास, वो बहुत इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी वजह से कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक मेन पर्पज है कमेंट्स का यूज करने का। अब अगर हम बात करें कि क्यों यूज करते हैं, तो क्यों का तो हम बता ही चुके हैं भाई। एक्सप्लेनेशन के लिए, प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। बात कर लेते हैं एक प्रोग्राम के साथ कि एक प्रोग्राम के साथ हम इनको कैसे सीख पाए। सपोज मुझको अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करना है और उसमें मैं बताऊं कि वेरिएबल्स क्या है, और मैं चाहता हूँ कि यूज ना करें, तो मैं टाइप कर दूंगा डबल स्लैश
जावा वेरिएबल्स। तो अभी क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ऊपर एक कंपाइलेशन का ऑप्शन आता है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये लाइन, ये स्टेटमेंट रीड नहीं होने वाला। ठीक है, ये स्टेटमेंट रीड नहीं होने वाला है। फिर हम जब प्रोग्राम अपना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास, सपोज मैं यहाँ पे टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ, ये सम करना चाह रहा हूँ, चलो सम ले लेते हैं, मैंने क्लास ले लिया सम। ठीक है, पब्लिक ले लो या कैसा भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पैरेंथेसिस ओपन करो। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद एक डेटा टाइप में इंटीजर ए इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया। यस, मेन फंक्शन से पहले ही डिफाइन कर रहे हैं। अगला मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज मान लो स्टैटिक डिफाइन कर लो भाई, स्टैटिक इंटीजर बी डिफाइन कर लिया, चलो 25 कर लेते हैं। अब क्या करूंगा, मुझको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार ये क्या कर दिया, मेन से पहले ही इंटीजर डाटा वेरिएबल्स को डिफाइन करने लगे। तो ऐसे वेरिएबल्स जो मेन से पहले ही हो जाते हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब जो प्रोग्राम को देख रहा होगा, ये सिंगल लाइन कमेंट के साथ उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, जो क्लास सम में एग्जिस्ट कर रहा है, मेन फंक्शन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्लास सम में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर मैं यूज करूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args यानी आर्ग्यूज, और इसको कर दूं क्लोज। ठीक है, क्लोज हो गया। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन कर देंगे दोबारा, यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। स्टैटिक इंट बी, ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि उसको तो बोल दिया इंस्टेंस वेरिएबल, इसको कह दिया स्टैटिक वेरिएबल, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा था इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में भी सीखने को मिलेगा साथ साथ में। तो स्टैटिक वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स में यही डिफरेंस है कि हम इंस्टेंस वेरिएबल को बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर सकते, while static variable can be accessed without object। अब ऐसे ऑरली तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ब्लूजे में ले सकते हैं, वहां पे प्रोग्राम को रन करेंगे सारे स्टेटमेंट और कमेंट लाइन का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं अपना ब्लूजे। और ये ब्लूजे ओपन हो गया है। एडिटर को ओपन कर लेते हैं, इसमें डबल क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे एक सम क्लास पहले से ही बना हुआ है। अब मैं सपोज यहाँ पे कमेंट्स के बारे में भी बता रहा हूँ और जावा वेरिएबल्स के बारे में भी बता रहा हूँ भी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल यूज टैब डबल स्ट्राइक। डबल स्लैश करते ही यहाँ पे चेंज हो गया है कलर, तो मैं टाइप कर दूंगा जावा वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। तो मैं यही चीज सिखा रहा हूँ, तो मेरे को भी इस प्रोग्राम में सिर्फ यही लिखना है। एंटर प्रेस किया, बैक स्पेस। अब मैं यहाँ पे अपना क्लास डिफाइन कर लूंगा। सपोज मैंने क्लास डिफाइन कर दिया सम। वेरी गुड। पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो क्लोज हो जाता है वो ऑटोमेटिक। अब मैंने टाइप किया इंटीजर, वैल्यू 10 ले लेते हैं, चलो 15 का टेबल एग्जीक्यूट कर देते हैं। 15। अगला लेते हैं स्टैटिक इंटीजर बी 30।
अब मुझको बताना है कि ये वेरिएबल क्या है, तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश करके लिख सकता हूँ स्टैटिक वेरिएबल। अब पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। दो वेरिएबल हमने भी अपने डिफाइन कर दिए। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा प्रोग्राम को और आगे लेके चलते हैं। तो एक मेन फंक्शन भी डिफाइन कर देते हैं, एंटर पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड का यूज इस वजह से करते हैं कि जब फंक्शन में कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं आती है, अगर कुछ रिटर्न वैल्यू आ जाती है तो हम इसमें वॉइड की जगह रिटर्न टाइप यूज करते हैं। वॉइड मेन, मेन के अंदर हम डाल देंगे स्ट्रिंग args क्लोज। इसके बाद हम ओपन कर सकते हैं यहीं पे पैरेंथेसिस। अब फिर से एक इंटीजर और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे साथ में। सपोज इंटीजर सी हमने डिफाइन कर दिया है। इंटीजर सी का वैल्यू 30 तो फिर 45 हो जाएगा अगर हम 15 का एक वैल्यू बताना चाह रहे हैं तो। जो भी वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर आता है और उसका कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो इसको भी कमेंट चलो एक उसके साथ हम ऐड करके दिखा देते हैं मल्टीपल लाइन के साथ। तो हम उसको कह सकते हैं लोकल वेरिएबल। क्लोज कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस क्लोज करने का। तो देखो, जो चीज कंपाइलर और इंटरप्रेटर रीड नहीं करने वाले हैं वो एकदम लाइट कलर में शो हो रहे हैं, और जो रीड होने वाला है वो डार्क कलर में शो हो रहा है। तो यहीं से एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग हम अपने माइंड में डेवलप कर सकते हैं। अब क्या होगा, एक फाइनल वेरिएबल ले लेते हैं डी, ठीक है, इक्वल टू, उसको ले लेते हैं 60। वेरी गुड, ये हो गया फाइनल वेरिएबल। इसको अगेन सिंगल वेरिएबल से ही, सिंगल कमेंट लाइन से ही यूज कर लेते हैं फाइनल वेरिएबल। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आना चाहिए, कि बाकी जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में दिख रहे हैं यहाँ पे बी सी, अब डी कैपिटल में क्यों आया? क्योंकि फाइनल को मैंने पहले भी बताया है, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जब भी हम फाइनल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसमें हमेशा अपर केस ही यूज करते हैं। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, यहाँ पर मैं इसमें लिख सकता हूँ फाइनल वेरिएबल ऑलवेज यूज अपर केस। अब क्या हुआ, इससे और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये फाइनल वेरिएबल है और साथ साथ में हमेशा ही अपर केस यूज किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करने वाले हैं हम, ठीक है, अब हम इसका सपोज आउटपुट लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो, अब इंस्टेंट वेरिएबल को हम लोग अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो उसको बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर सकते, ये मैंने अभी पहले भी बताया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये क्लास सम है यहाँ पे, तो अगर इंस्टेंस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करना है तो यानी जो क्लास सम में अभी एग्जिस्टिंग कर रहा है, तो हमको क्लास सम को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। कैसे? तो हम एक नया कीवर्ड सपोज टी ले लेते हैं, ठीक है, और जो हम कीवर्ड लेंगे वो न्यू लेंगे। न्यू के अंदर सम, और फिर से इसको क्लोज कर देंगे। अब इससे क्या हुआ कि एक न्यू कीवर्ड हमने यूज करा और उसमें रिकॉल कर दिया, ठीक है। अब हमने इस लाइन में क्या करा है, हमने इस लाइन में किया है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो यहाँ पे अब देखने वाले को पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भैया ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो चुका है। बस अब क्या है, अब आउटपुट ले लो सभी के। सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करेंगे, बताया था अभी, इसीलिए बताया था। टी डॉट ए क्योंकि हमने उसका यूज किया हुआ है। अगेन सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कहाँ गया भाई, डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे वेरिएबल बी टाइप कर लेते हैं, फिर से क्लोज सिस्टम। अब देखो हमने बी को क्यों नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएशन में यूज किया, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है हमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी क्लोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कैपिटल डी। कैपिटल क्यों यूज किया, क्योंकि फाइनल वेरिएबल था। अब कुछ बच्चों को तो बहुत इजीली पता लग गया होगा कि कितना खूबसूरत सा आउटपुट आने वाला है, एक 15 का टेबल, 15, 30, 45 एंड 60। चलो इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करा तो इसमें एरर आ गया है भाई, एक एरर क्या आया है फाइंड करना पड़ेगा। ओहो हो, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया ए। ठीक है, अभी कंपाइल करते हैं इसे। इसका स्ट्रिंग यूज ना करके हम डायरेक्ट इसको फिलहाल मेन ही रहने दो। ठीक है, अभी के लिए कंपाइल किया है तो अभी आ रहा है नो सिंटैक्स एरर। काम चल जाएगा उसमें भी बिना स्ट्रिंग के। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइपिंग वाइपिंग में एरर हो गया हो, तो अभी के लिए उसको अवॉइड करते हैं। नाउ ऑल द थिंग्स हैव बीन फिनिश्ड, ओनली द वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट लेट मी शो यू द आउटपुट। देखो इसको सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड में ही हम क्या लिखते हैं, अपने कमेंट्स का यूज करते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज, यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक वॉइड मेन। रिजल्ट देखने को मिला 15, 30, 45, 60, ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज करना भूल गए, प्रिंट एलन का यूज करेंगे। फिर से कंपाइल कर लेते हैं, अब कोई एरर नहीं आने वाला, एरर नहीं था। अब बढ़िया आ गया है 15, 30, 45 एंड 60। ये उसी लाइन से क्यों आया, इसका भी एक, यहाँ पर अगर हम एलन का यूज कर देंगे फिर से, तो अब अगली लाइन से ही आएगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्लश हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है, इसको भी नोट कर लेना कहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्लश। तो अभी बिल्कुल बढ़िया आ चुका है, सभी चीज हमें आउटपुट में देखने को मिल गया है, 15, 30, 45 एंड 60। तो आज के वीडियो में बस इतना ही सीखने के लिए था, कमेंट्स के बारे में और कुछ वेरिएबल्स के जानने के बारे में। तो थैंक यू, वी विल सी यू टुमारो।